नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और कई बार इसके लिए कमेंट भी आई थी कि सांख्यिकी में समांतर माध्य के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज मैं समांतर माध्य, जिसे आप अर्थमेटिक मीन या एवरेज या औसत के नाम से जानते हैं, तो ये टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बीकॉम में जो स्टैट चलती है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में बीएड वालों का जो हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिट में इसको पेपर में शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर होता है उसकी थर्ड यूनिट में संभवतः उसको चेक कर लेंगे किस यूनिट में, लेकिन बीएड पार्ट 1 के सेकंड पेपर में इसके लगभग 30 से 40 नंबर के आसपास के क्वेश्चन मार्क्स के शामिल किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका जो टेट सुपर टेट एग्जाम होता है उसमें भी इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, जिसमें मीन मीडियन मॉड इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या आपके सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन यदि कहा जाए तो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझेंगे समांतर माध्य कि समांतर माध्य किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, और जो सूक्ष्म संक्षिप्त तरीके हैं उनके माध्यम से हम जानेंगे। और ये समांतर माध्य है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि इसकी महत्ता के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ही विशेष चैप्टर है ये। आपका बीकॉम से लेके बीएड और जो आपका टीटी टेट का एग्जाम होता है, सुपर टेट का एग्जाम होता है, या अदर स्टेट के भी टेट सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, उनसे रिलेटेड या अदर कंपटीशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि अब हम जानते हैं कि पहले समांतर माध्य या औसत, जिसे अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहते हैं, ये है क्या। तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जैसा कि हमने इसके फार्मूले में लिखा हुआ है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक यही इसकी परिभाषा भी बनती है कि विभिन्न ज्ञात पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य हमें प्राप्त होता है वही समांतर माध्य या उनका औसत कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका समांतर माध्य या औसत की परिभाषा हो जाती है कि दिए गए पदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा समांतर माध्य कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हम जानते हैं जैसा कि श्रेणियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा आपका खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है आपका सतत यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल्स वगैरह दिए होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत कैसे हम समांतर माध्य निकालेंगे या निकालते हैं। तो पहला टॉपिक है व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले हम सीखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। अब व्यक्तिगत श्रेणी में जहां की आपके केवल पद दिए होते हैं, पदों के मूल्य दिए होते हैं अलग अलग व्यक्तिगत तरीके से, इंडिविजुअली उनके वैल्यूज दी होती है, तो उनसे हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहां पे हम पहले व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि फार्मूला लिखा हुआ सिग्मा एक्स, एक्स बार क्या है, ये आपका समांतर माध्य का हमने सिंबल मान लिया है, एक्स बार। यहाँ पे सिग्मा योग का चिन्ह होता है, एक्स पदों का सूचक है। तो सिग्मा एक्स यानी पदों का योग, जैसा कि मैंने हिंदी में भी डिटेल किया है, एन पदों की संख्या को बताता है। तो सिग्मा एक्स अपॉन यहाँ पे एन यानी पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके, इसी को हम एवरेज भी कहते हैं, संख्याओं का औसत भी कहते हैं। तो देखिए, ठीक इसी तरीके से अब ये डायरेक्ट मेथड, इसके लिए मैंने 3 विधियां आपको बताई। पहली प्रत्यक्ष रीत जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा लघु रीत जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं,
और तीसरा पद विचलन रीति जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। अब इन तीनों विधियों में हम किस प्रकार से समांतर माध्य निकालेंगे, इन तीनों विधियों के माध्यम से हम जानेंगे। तो ठीक है, पहली विधि आपकी लेते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसे कि ये पद अब आप लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि समांतर माध्य ज्ञात करने में हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट ही करें। जिस रूप में दिए गए हैं डाटा उसी रूप में आप रख के उनको जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। या आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख के करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जिस रूप में मिले हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो जैसा कि फार्मूला रखा हुआ है पदों का योग, तो इनको हम जोड़ लेते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और प्लस का 60 अपॉन पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 ये अपॉन 6। अब इसमें तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 ये टोटल आया 210 x बार इज इक्वल टू अपॉन 6। ये आपका आ जाएगा 35। ये आएगा इसका समांतर माध्य या एवरेज। यही आपका समांतर माध्य या एवरेज कहलाएगा। जैसा कि फार्मूला लिखा हुआ है ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमने किया। अब यदि इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, तो जैसा कि फार्मूला लिखा है x बार इज इक्वल टू a प्लस का सिग्मा d अपॉन n। यहां पे d का मतलब क्या है कि x यानी पद माइनस का a मीन्स अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी अपने से कल्पना करके सोच के मान लिया जाता है जो वैल्यू, वो आपका कल्पित माध्य कहलाता है। तो यहां पे d आपका प्राप्त होता है x माइनस का a करके। आप देखिएगा कैसे, यहां पे हमने इसी क्वेश्चन को हम सेम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये भी टैली हो सके कि हाँ चाहे जिस विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड से x यानी जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको पहले रख लेते हैं। यहाँ पे हम d निकालेंगे। d कैसे आएगा, x माइनस का a करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यूज 10 20 30 40 50 और 60। अब इसमें हम d निकालेंगे। तो अब इन दिए गए मूल्यों में से या अपने से भी कोई संख्या आप कोई कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन जैसा कि नाम है मान सकते हैं। लेकिन यदि इसके बीचों बीच के आसपास की कोई संख्या लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसके बीच के आसपास की कोई संख्या या इन्हीं में से कोई संख्या भी ले सकते हैं या आप अपने से भी ले सकते हैं। हम इन्हीं में से ले रहे हैं। मान लीजिए हमने ले लिया a इज इक्वल टू 30। हमने a इज इक्वल टू मान लिया 30 को ले लिया हमने कल्पित माध्य। आप 40 को भी ले सकते हैं, 50 को भी या 35 को भी, 25 को भी, किसी भी संख्या को लेके आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा। मैं 30 को मान के चल रहा हूं। तो अब जैसा कि फार्मूला x ये है सभी और a आपका 30 ही रहेगा सभी के लिए। सभी के लिए a की वैल्यू एज्यूम्ड मीन की वैल्यू 30 ही रहेगी। तो 10 में 30 घटाया माइनस का 20 आएगा। 20 में आपका 30 गया माइनस का 10 आएगा। 30 में 30 0। अब यहाँ पे 10 20 और 30 ये आपके आ गए डेविएशंस, विचलन। हिंदी में इनको कहते हैं विचलन। ठीक है, तो ये आ गए। अब जैसा कि फार्मूला है सिग्मा डी, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू ज्ञात होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा डी। तो ये माइनस के 20 10 30 हो गए और 30 कट गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 30। यहाँ पे बचा 30। अब ये फार्मूला जैसा कि लिखा हुआ है a प्लस का सिग्मा डी, तो a की वैल्यू आपको पता है 30 है, प्लस का सिग्मा d भी 30 आया है अपॉन 6, n की वैल्यू 6 पदों की संख्या। अब सॉल्व करेंगे। x बार इज इक्वल टू 30 प्लस का 6 पंचे 30 5, x बार इज इक्वल टू आ गया 35।
तो ये आपका देखिए सेम आंसर यहां भी आपको प्राप्त हो रहा है। अब यदि हम इसी को स्टेप डिविएशन यानी कि इसे कहते हैं पद विचलन रीति, इस विधि से भी करते हैं तो भी सेम आंसर ही आएगा। देखते हैं यहां पे देखिए x यानी कि जो डाटा दिए गए हैं वैल्यूज, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहां पे d x माइनस का a, और यहां पे इसे स्टेप करेंगे ये, तो ये स्टेप कैसे आएगा, d अपॉन i करके आपका ये स्टेप प्राप्त होता है। और i किसी भी संख्या को कैसे मानते हैं अभी आपको बताते हैं। यहां पे हमने a बराबर 30 ही माना, 30 ही माना, यहां भी हमने 30 ही माना, तो ये सेम डेविएशन आ जाएंगे। यहां पे माइनस का 20, यहां माइनस का 10, यहां पे 0, 10, 20 और 30। अब यहां पे हमने क्या किया, i इज इक्वल टू, आई का मतलब होता है ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सभी डेविएशन को समान रूप से विभाजित करे, सभी डेविएशन। तो आप देखिए सभी संख्याओं को काटने वाली एक ही कॉमन संख्या है, न्यूनतम रूप देने वाली, वो है 10, जो कि सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो सभी डेविएशन में 10 से डिवीजन कर दीजिए, भाग कर दीजिए सब में। तो यहाँ माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, 2 और 3। देखिए ये और छोटे रूप में आ गया। तो ये 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 1, 3, 6 में 3 गए 3, ये आ जाएगा सिग्मा d डैश, यही स्टेप d कहलाता है। अब फार्मूला जैसे कि आपका रखा हुआ है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो x बार इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू 30 प्लस का सिग्मा d आया है 3 अपॉन n है 6 और i की वैल्यू है 10। अब 10 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 30 प्लस का 30 अपॉन 6, तो 30 x बार इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस का 5, x बार इज इक्वल टू 35। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया कि तीनों ही विधियों से आप यदि किसी प्रश्न को, एक प्रश्न को हल करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे जिस विधि का आप उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि अलग अलग विधियों से अलग अलग आंसर आपको उत्तर मिलेंगे, सभी विधियों से समान उत्तर मिलते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम किस प्रकार से समांतर माध्य निकालते हैं इसको हमने देखा, ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए हम इसके बाद खंडित श्रेणी में कैसे प्रश्न को हल करते हैं, यही समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, और उसके बाद सतत श्रेणी में कैसे हम प्रश्न को हल करके समांतर माध्य निकालते हैं, इन तीनों विधियों के द्वारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।